नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश की जो स्थापना की थी वह पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा यह शुंग वंश का प्रथम शासक था। अब पुष्यमित्र शुंग की उपाधियां देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति या सेनानी की उपाधि धारण की। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी या सेनापति की उपाधि धारण की। यह पुष्यमित्र की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी। सर्वाधिक जो प्रचलित उपाधि थी वह सेनानी थी। किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का अयोध्या अभिलेख क्या कह रहा है कि यही एकमात्र लेख है जिसमें पुष्यमित्र की उपाधि सेनापति दी गई है। यानी धनदेव के अयोध्या अभिलेख में ही पुष्यमित्र की उपाधि क्या दी गई है? सेनानी या सेनापति दी गई है। धनदेव के अयोध्या लेख में ही पुष्यमित्र की उपाधि क्या दी गई है? सेनापति दी गई है। दोस्तों, पुष्यमित्र को सर्वतात या संकर्षण भी कहा जाता था। पुष्यमित्र को सर्वतात या संकर्षण भी कहा जाता था और गौसुंडी अभिलेख में यह उपाधि दी गई है। गौसुंडी अभिलेख में यह उपाधि दी गई है। कौन सी? सर्वतात या संकर्षण। पुष्यमित्र को औदविज भी कहा जाता था, अचानक उठने वाला। पुष्यमित्र को औदविज भी कहा जाता था, यानी अचानक उठने वाला। संभवतः शासक बनने से पूर्व पुष्यमित्र मौर्यों के अधीन अवंती का प्रशासक था। शासक बनने से पूर्व यह कहा जाता है कि पुष्यमित्र मौर्य वंश के अधीन अवंती का प्रशासक था। मेरुतुंग की थैरावली क्या कह रही है कि अवंती के शासकों की जो वंशावली दी गई है उसमें पुष्यमित्र का नाम है। तो मेरुतुंग की थैरावली में अवंती के जो शासक हैं उनकी वंशावली दी गई है, उसमें किसका नाम है? पुष्यमित्र का नाम है। हर्षचरित क्या कह रहा है? अनार्य सेनापति यानी पुष्यमित्र ने सेना दिखाने के बहाने अपने दुर्बल प्रज्ञा स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर दी और राजा बन गया मगध का। तो हर्षचरित क्या कह रही है कि अनार्य सेनापति यानी पुष्यमित्र ने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसको सेना दिखाने के बहाने उसकी हत्या कर दी और शासन सत्ता हथिया ली। यह मंत्रियों द्वारा नए राजवंश की स्थापना का प्रारंभ था। मतलब कि ये जो मंत्री थे उन्होंने सत्ता हथियाने की जो परंपरा शुरू की थी, यह उसका प्रारंभ था। यह मंत्रियों द्वारा नए राजवंश की स्थापना का प्रारंभ था, जो कालांतर में कर्ण, आंध्र, गुप्त आदि वंशों की परंपरा बने गई। अब दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग की विजय या युद्ध के बारे में देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग की विजय युद्ध, किस किस से पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किए तथा विजय प्राप्त की। नंबर 1, विदर्भ युद्ध। इन्होंने विदर्भ के साथ युद्ध किया था और विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन था। विदर्भ का शासक, विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। विदर्भ का जो शासक था वह यज्ञसेन था। यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृत मित्र कहा जाता है, यानी स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृत मित्र यानी स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। पुष्यमित्र को क्या कहा जाता है? स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। किसका? शुंगों का।
यज्ञसेन विगत मौर्य नरेश बृहद्रथ, जो मौर्य शासक था अंतिम, बृहद्रथ के मंत्री का बहनोई था। तो यज्ञसेन कौन था? जो मौर्य नरेश था बृहद्रथ। यज्ञसेन अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ के मंत्री का बहनोई था। तो यज्ञसेन कौन था? अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का जो मंत्री था उसका बहनोई था। पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या के बाद यज्ञसेन से कहा मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। किसने कहा? पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन यज्ञसेन ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या कर दी तब यज्ञसेन से कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया। इस घटनाक्रम के दौरान जो पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। तो इस समय जो विदिशा का गवर्नर कौन था? विदिशा का गवर्नर कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र ये कौन था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कौन था? अग्निमित्र। ये कहाँ का गवर्नर था? विदिशा का गवर्नर था। तो पश्चिम के प्रांतों पर पूरा अधिकार बनाए रखने के लिए पुष्यमित्र ने विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया। तो पुष्यमित्र ने दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया। अब ये राजधानी विदिशा को जो दूसरी राजधानी बनाई थी, ये क्यों बनाया? क्योंकि पश्चिम के प्रांतों पर पूरा अधिकार बनाए रखने के लिए विदिशा को राजधानी बनाया। किसने बनाया? पुष्यमित्र ने। कौन सी राजधानी बनाया? दूसरी राजधानी बनाया। तो उसका गवर्नर कौन था? अग्निमित्र था। अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का पुत्र था। इस प्रतिद्वंद्विता के चलते यज्ञसेन ने माधवसेन को बंदी बना लिया। तो यज्ञसेन ने किसे बंदी बनाया? यज्ञसेन ने माधवसेन को बंदी बना लिया। माधवसेन को बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया? यज्ञसेन ने। अब ये माधवसेन कौन था? यह वो अग्निमित्र का मित्र था। माधवसेन अग्निमित्र का मित्र था तथा यज्ञसेन का भाई था। यज्ञसेन का भाई था तथा अग्निमित्र का मित्र था। इससे अग्निमित्र नाराज हो गया कि तुमने माधवसेन को बंदी क्यों बनाया। अब उसने तत्काल, किसने? अग्निमित्र ने विदर्भ पर आक्रमण कर यज्ञसेन को परास्त कर दिया। तो किसने परास्त कर दिया? अग्निमित्र ने। किसको परास्त किया? यज्ञसेन को। और बरदा नदी के मध्य सीमा मान ली। मतलब जो साम्राज्य का बंटवारा दो भागों में कर दिया, यज्ञसेन और माधवसेन के बीच, और बरदा नदी क्या बना ली? बरदा नदी को सीमा बना लिया। एक भाग का स्वामी यज्ञसेन और दूसरे भाग का स्वामी कौन बना? माधवसेन बना। यह युद्ध 184 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। जो यह युद्ध हुआ था 184 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम में इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। इस सारे युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है?
कालिदास कालिदास की माल विकाग्नि मित्र में इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों पहला युद्ध पुष्यमित्र का विदर्भ के साथ हुआ। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? पुष्यमित्र शुंग की हुई। 184 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन, जो शुंगों का प्रकृत मित्र था। यह अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ था उसके मंत्री का भेनोई था। जब बृहद्रथ को मार दिया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा यज्ञसेन से, लेकिन उसने मना कर दिया। अब इस समय विदिशा का गवर्नर अग्निमित्र था और यह पुष्यमित्र ने जिसको दूसरी राजधानी बनाया था, और एक यज्ञसेन का भाई था माधवसेन। तो किसी बात पर यज्ञसेन ने माधवसेन को बंदी बना लिया। माधवसेन किसका मित्र था? अग्निमित्र का मित्र था। तो उसने क्या किया कि उससे कहा, यज्ञसेन से कहा कि तुम माधवसेन को छोड़ दो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने तत्काल युद्ध का आदेश दिया और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? अग्निमित्र की हुई। और इन दोनों के बीच यानी यज्ञसेन और माधवसेन के बीच साम्राज्य का बंटवारा हो गया और बरदा नदी को उन दोनों के मध्य की सीमा मान लिया। और इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम में मिलता है। दोस्तों अब आता है पुष्यमित्र शुंग पर यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग पर यवन आक्रमण। यवनों ने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की यह सर्वप्रमुख घटना है। फिर पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की यह प्रमुख घटना है। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की यह सर्वप्रमुख घटना है। इस आक्रमण का उल्लेख कहां पर मिलता है? पतंजलि की महाभाष्य। आक्रमण का वर्णन कहां मिलता है? पतंजलि की महाभाष्य। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता और मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र यानी कालिदास की मालविकाग्नि मित्र में मिलता है। तो इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? पतंजलि की महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास की है उसमें मिलता है। महाभाष्य के अनुसार यवनों ने साकेत तथा मध्यमका पर आक्रमण किया। यवनों ने साकेत यानी अयोध्या के आस पास का क्षेत्र, यवनों ने साकेत तथा मध्यमका यानी चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण किया। ये कौन कह रहा है? पतंजलि की महाभाष्य। पतंजलि की महाभाष्य क्या कह रही है कि यवनों ने साकेत व मध्यमका पर आक्रमण किया। साकेत यानी अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, मध्यमका चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब गार्गी संहिता क्या कह रही है कि गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है कि दुष्ट यवनों ने साकेत, पांचाल तथा मथुरा को जीता।
तथा कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। तो गार्गी संहिता, गार्गी संहिता के युग पुराण, गार्गी संहिता के युग पुराण में क्या लिखा हुआ है कि दुष्ट यवन साकेत, दुष्ट यवन साकेत पांचाल व मथुरा पर आक्रमण किया तथा कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए, पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। तो गार्गी संहिता के युग पुराण में क्या लिखा है कि इन्होंने गार्गी संहिता के युग पुराण में क्या लगा, दुष्ट यवन साकेत पांचाल व मथुरा पर आक्रमण किया इन्होंने तथा इनको जीता तथा इन पर विजय प्राप्त की तथा कुसुम ध्वज तक पहुंच गए। मालविकाग्नि मित्रम क्या कह रही है कि अनुसार पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र उसका सेनापति था। मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास ने लिखी है, मालविकाग्नि मित्र क्या कह रही है, मालविकाग्नि मित्र क्या कह रही है कि जो यह आक्रमण था इसका सेनापति कौन था, वसुमित्र था, पुष्यमित्र का पौत्र, पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र पुष्यमित्र का सेनापति था। तो पुष्यमित्र, मालविकाग्नि मित्रम क्या कह रही है कि पुष्यमित्र का जो पौत्र था वसुमती, वह सेनापति था किसका, पुष्यमित्र का। और यह वसुमती किसका पुत्र था, अग्निमित्र का पुत्र था, अग्निमित्र का पुत्र था, अग्निमित्र का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए जा रहे जो अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया, परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया जिसे सिंधु नदी के तट पर यवनों ने इसे पकड़ लिया, परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और वसुमित्र ने यवनों को परास्त कर दिया, वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। युद्ध का कारण क्या था, पुष्यमित्र द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यवनों द्वारा सिंधु नदी के दाहिने तट पर पकड़ लिया। इस युद्ध में विजय किसकी हुई, वसुमित्र की, विजय वसुमित्र की हुई। पुष्यमित्र द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब यवनों ने पकड़ लिया सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर पकड़ लिया, परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और इस युद्ध में वसुमित्र ने किसको परास्त किया, यवनों को परास्त कर दिया। अब नगेंद्रनाथ घोष के अनुसार, नगेंद्रनाथ घोष क्या कह रहे हैं, पुष्यमित्र के समय 2 आक्रमण हुए, एक का नेता कौन था, मेनेंडर था, यवन नेता। नगेंद्रनाथ घोष, नगेंद्रनाथ घोष क्या कह रहे हैं, पुष्यमित्र
के समय दो आक्रमण, जो एक का नेता मिनेंडर था, एक का नेता मिनेंडर था। नागेंद्र नाथ घोष क्या कह रहे हैं कि पुष्यमित्र के समय दो आक्रमण हुए और प्रारंभिक आक्रमण, यानी प्रारंभिक आक्रमण का नेता, प्रारंभिक आक्रमण का नेता मिनेंडर था। इसके विपरीत टान्न महोदय क्या कह रहे हैं? टान्न महोदय इन्होंने अपनी पुस्तक ग्रीक्स इन बैक्टीरिया एंड इंडिया, ग्रीक्स इन बैक्टीरिया एंड इंडिया में लिखा है, टाउन महोदय ने ग्रीक्स इन बैक्टीरिया एंड इंडिया में लिखा है कि एक ही आक्रमण हुआ था, एक ही आक्रमण हुआ था। किस किस के बीच? पुष्यमित्र शुंग और यवनों के बीच। यद्यपि इस आक्रमण का नेता कौन था? डेमेट्रियस था। इस आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था। वह अपने भाई अपोलोडोटस तथा सेनापति मिनेंडर के साथ आया था। यह किसके साथ आया था? डेमेट्रियस अपने भाई अपोलोडोटस व मिनेंडर के साथ आया था। अपने सेनापति मिनेंडर के साथ आया था। डेमेट्रियस अपने भाई अपोलोडोटस तथा मिनेंडर के साथ आया था और अपोलोडोटस को भारत में दक्षिण पश्चिम विजय के लिए भेज दिया। अपोलोडोटस को दक्षिण पश्चिम भारत विजय के लिए भेजा, विजय के लिए भेजा, जबकि मिनेंडर को पूर्वी भारत पर विजय के लिए भेजा। और मिनेंडर को पूर्वी भारत पर विजय के लिए भेजा। अपोलोडोटस को कहाँ भेजा? दक्षिण पश्चिम भारत पर विजय के लिए भेजा, जबकि मिनेंडर को पूर्वी भारत पर विजय के लिए भेजा। अब भंडारकर महोदय, रायचौधरी तथा जायसवाल जैसे इतिहासकार इस मत का समर्थन करते हैं कि यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस था। तो समर्थक कौन है? जो एक ही आक्रमण के समर्थक और वह आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था, इसके समर्थक कौन थे? रायचौधरी, भंडारकर रायचौधरी व जायसवाल। ये इस चीज के समर्थक है कि एक आक्रमण हुआ था और डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख क्या कह रहा है कि दिमित्र के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ क्यों था? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में दिमित्र का उल्लेख हुआ है। हाथी गुम्बा अभिलेख में किसका उल्लेख हुआ है? दिमित्र का उल्लेख हुआ है कि दिमित्र ने आक्रमण किया था। राजवाली पांडे क्या कह रही हैं कि मगध आक्रमण, जो मगध सम्राट राजवाली पांडे क्या कह रही हैं? मगध सम्राट पुष्यमित्र शुंग तथा यवनों के मध्य कुल 3 आक्रमण हुए थे। राजवली पांडे ये कितने आक्रमणों का उल्लेख करती हैं? 3 आक्रमणों का उल्लेख करती हैं।
राजवली पांडे 3 आक्रमण। ये क्या कह रही हैं कि मगध सम्राट और यवनों के बीच कितने आक्रमण हुए? 3 आक्रमण हुए, यानी 3 युद्ध हुए। कौन कह रहा है? राजवली पांडे। निष्कर्षतः जो डेमेट्रियस के नेतृत्व में सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो आक्रमण हुआ था, जिसमें यवन परास्त हुए। कुल मिलाकर बात यह है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर आक्रमण हुआ था और इस युद्ध में यवन परास्त हुए। किस किस के बीच युद्ध हुआ? पुष्यमित्र शुंग तथा यवनों के बीच युद्ध हुआ था। कुछ विद्वान सिंधु नदी को मध्य देश की काली सिंध नदी से समीकृत करते हैं। कुछ विद्वान सिंधु नदी को मध्य देश की काली सिंध नदी से समीकृत करते हैं। सिंधु नदी को मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी से समीकृत करते हैं। इनमें कौन कौन है? कनिंघम महोदय, स्मिथ महोदय, स्टोन केनो। कौन कौन से विद्वान हैं? कनिंघम महोदय, स्टेन कोनो, कनिंघम महोदय, स्टेन कोनो, एम.एन. घोष, इसके अलावा स्मिथ। जो मध्य देश की काली सिंध नदी से सिंधु नदी को समीकृत करते हैं। लेकिन प्रारंभ में पुष्यमित्र का साम्राज्य कहां तक था? पाटलिपुत्र से लेकर पंजाब तक। प्रारंभ से जो पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य था वह पाटलिपुत्र से पंजाब तक था, यानी पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था। अतः यह युद्ध सिंधु नदी के किनारे पर ही लड़ा गया प्रतीत होता है। दरअसल इस काल में यमन नाम पश्चिम से आने वाली सभी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें यूनानी भी सम्मिलित थे। इस काल में यमन नाम जो पश्चिम से आने वाली सभी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, इसमें यूनानी भी शामिल थे। पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमणकारी यवन शक्ति की पहचान वहालिक यानी बैक्टीरिया अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग के यूनानी शासक के रूप में हुई है। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमणकारी की पहचान किसके रूप में हुई है? वहालिक के रूप में हुई है। और यह कहां पर था? बैक्टीरिया में, अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिम भाग। बैक्टीरिया उत्तर पश्चिम भाग। अफगानिस्तान का। तो वहालिक की पहचान कहाँ हुई है? बैक्टीरिया से की गई है, वहालिक से की गई है। यह कहां पर था? बैक्टीरिया में, जो अफगानिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग था। अब एक आक्रमण के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख कह रहा है। हाथी गुम्फा अभिलेख कह रहा है। हाथी गुम्फा अभिलेख कह रहा है। यह क्या कह रहा है कि कलिंग राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर बृहस्पति मित्र को परास्त किया।
हाथीगुम्बा उल्लेख क्या रहा है कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर मगध के शासक बृहस्पति मित्र को परास्त किया। अब बृहस्पति मित्र का समीकरण पुष्यमित्र शुंग से किसने किया है? जयसवाल ने। जयसवाल बृहस्पति मित्र का समीकरण किससे करते हैं? पुष्यमित्र से करते हैं। लेकिन यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि खारवेल तथा पुष्यमित्र शुंग का कालक्रम समान नहीं है। तो कलिंग हाथीगुम्फा अवलेख क्या कह रहा है? खारवेल ने मगध के शासक बृहस्पति मित्र को परास्त किया और जयसमेल बृहस्पति मित्र का समीकरण पुष्यमित्र से करते, लेकिन ये मत उचित प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन दोनों का जो कालक्रम है खारवेल का और पुष्यमित्र शुंग का जो समान नहीं है। दोस्तों आप पुष्यमित्र का साम्राज्य व शासन देख लेते हैं। साम्राज्य व शासन देख लेते हैं। तो पुष्यमित्र का साम्राज्य कहां से कहां तक था? पुष्यमित्र का साम्राज्य कहां से कहां तक था? इसका साम्राज्य पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में पंजाब, पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार यानी विदर्भ तक था। बरार यानी विदर्भ तक था। कहां तक था? पूरब में मगध से लेकर पंजाब, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक था। मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति में राज्य के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है, जो पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य के संरक्षण के निमित्त प्रतिपादित किया था। तो मनुस्मृति में राज्य के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है और जो पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य के संरक्षण के निमित्त प्रतिपादित किया गया था। राजकुल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल या सेनापति नियुक्त किया जाता था। इस समय राजकुल से संबंधित व्यक्ति को क्या नियुक्त किया जाता था? राज्यपाल या सेनापति। राज्यपाल व सेनापति नियुक्त किया जाता था। राज्यपाल से संबंधित। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। इस समय राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। मालविकाग्नि मित्रम में अमात्य परिषद तथा पतंजलि की महाभाष्य में सभा का उल्लेख है। माल विकाग्नि मित्रम में अमात्य परिषद तथा पतंजलि की महाभाष्य में सभा का उल्लेख है।
मालविकाग्नि मित्रम में जो मंत्रिपरिषद है वह अमात्य परिषद तथा पतंजलि की महाभाष्य में सभा का उल्लेख है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार राजा को 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मनुस्मृति क्या है? राजा को 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। शुंगकालीन न्याय व्यवस्था तथा स्थानीय शासन की जानकारी मनुस्मृति में मिलती है। न्याय व्यवस्था, शुंगकालीन न्याय व्यवस्था तथा स्थानीय प्रशासन की जानकारी कहाँ मिलती है? मनुस्मृति में मिलती है। अब देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कैसे था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक सबसे पहले तो अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने। अश्वमेध यज्ञ के बारे में देख लेते हैं इसके कि पुष्यमित्र शुंग ने के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किसमें मिलती है? कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख में जानकारी, मुख्य जानकारी धनदेव के अयोध्या लेख में मिलती है। धनदेव के अयोध्या लेख में मिलती है। अब धनदेव पुष्यमित्र का वंशज था। धनदेव कौन था? पुष्यमित्र का वंशज था तथा अयोध्या का राज्यपाल था। पुष्यमित्र का वंशज व अयोध्या का राज्यपाल था। कौन? धनदेव। और धनदेव ने 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख किया है। अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख किया धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। ये कहा गया है सेनापति पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? पुष्यमित्र ने। इसकी जानकारी किससे मिलती है? धनदेव के अयोध्या लेख से मिलती है। अब यह भी कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे? अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे वह पतंजलि थे, जो गोनर्द के निवासी थे। पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ किए थे उसके पुरोहित थे। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम में केवल 1 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। कालिदास के अश्वमेध यज्ञ में कालिदास जो है कि मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास की मालविकाग्नि मित्र में केवल 1 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में 2 की मिलती है, जबकि कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम में 1 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। कालिदास कहते हैं अश्वमेध यज्ञ की रक्षा का भार पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र पर ने ग्रहण किया। अश्वमेध यज्ञ की रक्षा का भार किसने ग्रहण किया? वसुमित्र ने। वसुमित्र कौन था? अग्निमित्र का पुत्र तथा पुष्यमित्र शुंग का पौत्र था।
पतंजलि अभी मैंने बताया था जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके राज पुरोहित थे। इन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर महाभाष्य लिखा। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। ये व्याकरण ग्रंथ है, ये व्याकरण ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी है वह व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि ने इस पर क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। भारत की सर्व प्राचीन तथा सर्व प्रसिद्ध प्रस्तुति मनुस्मृति का कालक्रम 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी यानी मौर्योत्तर काल माना जाता है। तो मनुस्मृति का काल, मनु स्मृति का काल क्या माना जाता है? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी माना जाता है। मनु यानी मौर्योत्तर काल माना जाता है। जायसवाल के अनुसार भृगुवंशीय ऋषि मनु पुष्यमित्र के समकालीन थे। ये मनुस्मृति के रचयिता मनु भृगुवंशीय जो ऋषि थे वह पुष्यमित्र के समकालीन थे। पुष्यमित्र के समकालीन थे। पुष्यमित्र के समकालीन थे। कौन? मनु। मनुस्मृति में जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है, मनुस्मृति में जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है वह ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धार मूलक है। मनुस्मृति में जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है वह ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धार मूलक है। इसमें शुंगकालीन समाज की झलक मिलती है। ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धारक और पुष्यमित्र शुंग कालीन समाज की झलक मिलती है। तो मनुस्मृति में जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है वह कैसी है? ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धारक मूलक है। ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धारक मूलक है। और इसमें जो शुंगकालीन समाज है उसकी झलक मिलती है। यानी शुंगकालीन समाज की जो झलक किसमें मिलती है? मनुस्मृति में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। अतः इसका काल वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसलिए उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया, अतः इसका काल वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। किसका काल? पुष्यमित्र शुंग का काल। पुष्यमित्र शुंग का काल। पुष्यमित्र शुंग का काल वैदिक प्रतिक्रिया वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। शुंग काल में महाभारत के कुछ परिवर्धन तथा परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। शुंग काल में महाभारत के कुछ परिवर्तन तथा परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। यानी शांति पर्व व अश्वमेध पर्व में। हालांकि इसको अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया।
अब दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति के बारे में देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग की जो धार्मिक नीति थी वह कैसी थी? धर्म सहिष्णुता की नीति थी, यानी कि सभी धर्मों का उसने समान संरक्षण दिया, यानी धर्म सहिष्णुता की नीति थी। परंतु बौद्ध ग्रंथ क्या कह रहे हैं? उसे बौद्धों का घोर शत्रु बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ पुष्यमित्र को बौद्धों का शत्रु बताते हैं, बौद्धों का घोर शत्रु बताते हैं। दिव्यावदान क्या कह रहा है कि पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। दिव्यावदान क्या कह रहा है कि पुष्यमित्र ने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। दिव्यावदान क्या कह रहा है? पुष्यमित्र ने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र ने कुक्कुटाराम बिहार को 3 बार नष्ट करने का असफल प्रयास किया। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम बिहार को 3 बार नष्ट करने का असफल प्रयास किया। इसके अलावा पुष्यमित्र ने शाकल में यह घोषणा करवाई। पुष्यमित्र ने शाकल में क्या घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दीनारें दूंगा। पुष्यमित्र ने शाकल में क्या घोषणा करवाई कि मुझे जो व्यक्ति एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दीनारें दूंगा। तारानाथ के अनुसार, तारानाथ क्या कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मध्य देश से जालंधर तक बहुसंख्यक बौद्धों का वध करवा दिया तथा उनके विहारों तथा स्तूपों को नष्ट करवा दिया। तारानाथ महोदय क्या कह रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मध्य देश से जालंधर तक बहुसंख्यक बौद्धों को नष्ट करवा दिया। बहुसंख्यक
बौद्धों का वध करवा दिया, बौद्धों का वध करवा दिया तथा बहुत से स्तूपों तथा विहारों को नष्ट करवा दिया, तथा उनके स्तूपों तथा विहारों को नष्ट करवा दिया। तारानाथ महोदय कह रहे हैं। क्षेमेंद्र की एक पुस्तक है अवदान कल्पिता। क्षेमेंद्र की अवदान कल्पिता, क्षेमेंद्र की एक पुस्तक है अवदान कल्पिता। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र का जो चित्रण हुआ है वह बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ है। बौद्ध धर्म के संहारक, बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ है। इस पुस्तक में पुष्यमित्र का जो चित्रण हुआ है वह बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ है, बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ है। इतिहासकार जी.आर. शर्मा क्या कह रहे हैं कि कौशाम्बी के घोषिताराम विहार को भी पुष्यमित्र ने ही नष्ट करवाया था। इतिहासकार कौन? जी.आर. शर्मा। इतिहासकार जी.आर. शर्मा क्या कह रहे हैं कि जो कौशाम्बी के घोषिताराम विहार को नष्ट किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। जी.आर. शर्मा क्या कह रहे हैं कि करवाया था। घोषिताराम विहार को नष्ट पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र को बौद्धद्रोही घोषित करने वाले सभी बौद्ध ग्रंथ थे। जो पुष्यमित्र को बौद्धद्रोही यानी बौद्धों का शत्रु बताने वाले जो सभी ग्रंथ कौन से हैं? सिर्फ बौद्ध है। बौद्ध ग्रंथ ही बौद्धों का शत्रु बताते हैं। पुष्यमित्र शुंग को दिव्यावदान से ज्ञात होता है। इसके विपरीत दिव्यावदान से क्या ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध मंत्रियों की नियुक्ति की थी बौद्ध मत के समर्थन में, कि पुष्यमित्र शुंग धर्म सहिष्णु था। इसके समर्थन में दिव्यावदान क्या कह रहा है? दिव्यावदान कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मंत्रियों की नियुक्ति की थी। दिव्यावदान क्या कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने कुछ बौद्ध मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इसके अलावा शुंग काल में सांची भरूच स्थित जो स्तूप हैं उनका प्रवर्धन व संरक्षण हुआ। पुष्यमित्र के समय सांची व भरहूत स्तूपों का परिवर्धन व संरक्षण हुआ। पुष्यमित्र के समय क्या था? शुंग काल में ही, यानी शुंग काल में सांची व भरहूत स्तूपों का प्रवर्धन व संरक्षण हुआ। मालविकाग्नि मित्र से क्या ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय
उसके पुत्र अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक स्त्री थी जो बौद्ध मतावलंबी थी। मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र क्या कह रहा है? अग्निमित्र, यानी अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का पुत्र था। उसकी सभा में भगवती जो कौशिकी नामक स्त्री थी जो बौद्ध मतावलंबी थी। अब मालविकाग्नि मित्रम में क्या कहा है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र की सभा में, अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक स्त्री थी जो बौद्ध मतावलंबी थी। दोस्तों, कुल मिलाकर पुष्यमित्र शुंग धर्म से सहिष्णु शासक था। पुष्यमित्र शुंग कैसा शासक था? धर्म सहिष्णु शासक था। इसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 36 वर्ष का था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल कितना था? 36 वर्ष का था। शासनकाल 36 वर्ष तक था, यानी 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईस्वी पूर्व तक था। 148 ईस्वी पूर्व था। विभिन्न पुराणों में शुंग वंशीय कुल 10 शासक हुए और जिन्होंने 112 वर्ष तक शासन किया। विभिन्न पुराणों के अनुसार शुंग काल में कितने शासक हुए? 10 शासक हुए और जिन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया? 112 वर्ष तक शासन किया। 112 वर्ष तक शासन। दोस्तों, आज हमने शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।